गुड इवनिंग। लिवर केयर पार्टनरशिप की ओर से मैं आप सभी का आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 28 जुलाई को दुनिया भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लिवर केयर पार्टनरशिप भी हमारे देश के प्रमुख डॉक्टरों की मदद से हेपेटाइटिस के विभिन्न पहलू पर जागरूकता बढ़ाने के इस महान मिशन में शामिल है। इस वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस का विषय है हेपेटाइटिस कांट वेट और हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। इस पर बोलने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं अहमदाबाद शहर के एक बहुत ही युवा हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पथिक पारिक। Dr. Pathik is an MD-DM gold medalist in gastroenterology, a fellowship in hepatology and liver transplant from UK, fellowship in liver intensive care from UK. He is the first and only doctor to be awarded combined INSL JSH fellowship for hepatologist. Dr. Pathik is having more than 10 years of experience as hepatologist and currently associated with Zydus Hospital, Ahmedabad, as consultant hepatologist and liver transplant physician. He also has many national and international publications on his name. इसलिए अब मैं डॉक्टर पथिक पारिक को आमंत्रित करता हूं कि वह हमें वायरल हेपेटाइटिस के बारे में बताएं, बिकॉज हेपेटाइटिस कांट वेट। ओवर टू सर। नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पथिक पारिक और क्योंकि 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, हम लोग आज ये फेसबुक लाइव कर रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस के लिए। जब वायरल हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो उस टॉपिक पे आने से पहले क्यों ये इम्पोर्टेंट है उसके लिए थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो आप पहले पूछिए कि क्या आप कितने लोगों को जानते हैं उनको कभी ना कभी जॉन्डिस हुआ है। क्या आपको पता था कि जॉन्डिस का कारण क्या है? आपने कभी सर्च किया कि ये जॉन्डिस का कारण क्या है? किसी को 15 साल की उम्र में पीलिया हुआ है या जॉन्डिस हुआ है, किसी को 28-30 साल, किसी को 45 साल की उम्र में पीलिया हुआ है। तो क्या ये सारे पीलिया या जॉन्डिस सेम है? तो ये सारे डिटेल्स हम लोग जानेंगे ये टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले एक मिथ है कि जॉन्डिस एक बीमारी है। एक्चुअली जॉन्डिस एक बीमारी नहीं है, जॉन्डिस एक सिम्टम है और वो एक बीमारी का सिम्टम है। इसका मतलब अगर सिंपल भाषा में समझाओ तो बुखार बुखार एक बीमारी नहीं है, बुखार एक सिम्टम है। बुखार का कारण कुछ भी हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है और कई सारे कारण हो सकते हैं। वैसे ही जॉन्डिस एक सिम्टम है और उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो जॉन्डिस हुआ था पर उसका कारण नहीं सर्च किया और कारण नहीं पता है, ये जनरली अलाउड नहीं है। हमें कारण ढूंढना चाहिए और उसी के कारण हमें पता चलेगा कि बहुत सारी बीमारियां हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया है कि हर एक जॉन्डिस वायरल हेपेटाइटिस नहीं होता है और हर एक वायरल हेपेटाइटिस जॉन्डिस नहीं करता है। जॉन्डिस के बहुत सारे कारण हैं। अगर हम देखें तो 25-30 कारणों से भी ज्यादा कारण है जॉन्डिस होने के और उसमें से एक कारण है वायरल हेपेटाइटिस। पर अगर आप वायरल हेपेटाइटिस का सर्कल देखें तो सारे वायरल हेपेटाइटिस जॉन्डिस नहीं करते हैं। थोड़े वायरल हेपेटाइटिस है जिनके कोई सिम्टम नहीं होते हैं और आज का ये टॉक उसी वायरल हेपेटाइटिस को टारगेट करने के लिए है। तो हिपेटाइटिस, ये हिपेटाइटिस वर्ड जब हम यूज करते हैं तो हिपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर पे होने वाली सूजन। तो जब भी लीवर पे सूजन होती है हम उसे हिपेटाइटिस बोलते हैं। और जनरली हमें कैसे पता चलता है कि हिपेटाइटिस है? एसजीपीटी के रिपोर्ट से। जब हम एसजीपीटी कराते हैं और वो बढ़ता है तो हम लोग मानते हैं कि हिपेटाइटिस है। जब एक वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है हिपेटाइटिस तो उसे वायरल हिपेटाइटिस कहा जाता है। जैसे बहुत सारे वायरस है जो ये वायरल हेपेटाइटिस कर सकते हैं। कोई है जैसे नॉन हिपेटोट्रॉपिक बोलते हैं या बहुत अनकॉमन वायरसेस है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पर जो कॉमन वायरसेस है या हिपेटोट्रॉपिक वायरसेस है जो हमको सबको पता होना चाहिए वो है वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ये इनके अल्फाबेट के हिसाब से नाम दिए गए हैं। 5 प्रकार के वायरल हेपेटाइटिस है। सिंप्लीफाई करने के लिए बोलते हैं कि डी हमारे लिए इतना कॉमन नहीं है। तो 4 हेपेटाइटिस है जो हम सबको उनके बारे में पता होना चाहिए। वो है वायरल हेपेटाइटिस ए, वायरल हेपेटाइटिस बी, वायरल हेपेटाइटिस सी और वायरल हेपेटाइटिस ई। तो जब भी आपको कभी भी जॉन्डिस होता है या कभी बच्चा हो या बड़ा हो उसको कोई भी प्रकार का पीलिया होता है तो हमेशा जांच करें कि ये 4 में से कौन से प्रकार का वायरस है जो वायरल हेपेटाइटिस कर रहा है आपको।
तो शुरू करते हैं ये वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। तो सबसे पहला है वायरल हेपेटाइटिस ए। इसका एग्जाम्पल दे तो एक 12 या 15 साल का बच्चा है, उसने कहीं पे बाहर गन्ने का जूस पिया है, बाहर का पानी पिया है या बर्फ का गोला खाया है, उसको खाने उसके 2 या 3 हफ्ते के बाद बुखार आता है, कमजोरी होती है, उल्टी आती है और उसके 1 हफ्ते बाद आंखें पीली होना शुरू हो जाता है। वो 2 से 3 हफ्ते तक पीलिया रहता है, थोड़ी खुजली होती है और वो उसके बाद चला जाता है। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है वायरल हेपेटाइटिस ए का। ये पानी से फैलता है, ये फुल्ली रिकवर हो जाता है और एक बार इससे रिकवर हो गए तो जिंदगी भर आप इससे इम्यून रहते हैं। पर बच्चों में लिवर फेलियर का मेन रीजन वायरल हेपेटाइटिस ए है। तो थोड़े प्रपोर्शन है, बहुत कम, 0.5 से भी कम प्रपोर्शन लोग हैं जिनको ये लिवर फेल कर सकता है। बाकी ये अपने आप रिकवर हो जाता है, कोई इलाज करो या नहीं करो। इस दौरान आपको सारा खाना चालू रखना है, खाने में कोई रोक टोक नहीं रखनी है और अपने आप ठीक हो जाते हैं। यह है वायरल हेपेटाइटिस ए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए जानने के लिए है कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, क्योंकि अब कोरोना की वजह से सब लोग वैक्सीन से काफी जागरूक हो चुके हैं। तो वायरल हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है और जो नॉर्मली रिकमेंडेड है। इंडियन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से बच्चों में आजकल दी जाती है, पर जो बड़ों को नहीं दी है या बड़ों का एंटीबॉडी नेगेटिव है, उनको ये वैक्सीन जरूर से कंसीडर करनी चाहिए। इसके अलावा साफ सुथरा पानी या इम्प्रूव सैनिटेशन हमारे लिए ये बीमारी से बचने के लिए बहुत आवश्यक है। उसके जैसा ही उसका भाई है हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई वायरस है, वो बिल्कुल हेपेटाइटिस ए के जैसे ही फैलता है, खराब पानी से फैलता है, खाने पीने में की वजह से फैलता है और ये ज्यादातर 25-30 साल के ऊपर वाले जो एडल्ट्स होते हैं उनमें ये जॉन्डिस करता है। ये भी वैसे ही जॉन्डिस करता है जैसे कि हेपेटाइटिस ए करता है। थोड़े दिन के बलिए आपको बुखार आता है, कमजोरी होती है, उल्टियाँ होती है, खाना पसंद नहीं आता है, आंखें पीली होती है, खुजली आती है और फिर अपने आप रिकवर हो जाता है। एक बार ये रिकवर हो जाता है तो फिर से होने के चांस नहीं के बराबर है। पर ये ए से थोड़ा अलग है, ये थोड़ा ज्यादा जानलेवा है और अगर ये किसी प्रेग्नेंट फीमेल को होता है तो काफी ज्यादा जान का खतरा रहता है। तो प्रेग्नेंट फीमेल को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए खाने पीने का, क्योंकि ये हेपेटाइटिस ई कर सकता है उनको जॉन्डिस और वो लिवर फेल कर सकता है। हेपेटाइटिस ई है वो स्पेसिफिकली हमारे देश में पाया जाता है, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है। इंडिया और बांग्लादेश का ये वायरस रिसर्च में काफी ज्यादा योगदान भी रहा है। तो ये 2 प्रकार के वायरस है जो खाने पीने से फैलते हैं, महीना 1.5 महीना रहते हैं, परेशान करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका लीवर फेल करते हैं, बाकी सब में अपने आप ठीक हो जाते हैं और चले जाते हैं। पर आज का विषय हमारा ये ए और ई के बारे में बात करना नहीं है। उनको हेपेटाइटिस बी और सी से अलग है और हेपेटाइटिस बी सी अलग है, ये जानकारी देना है। हेपेटाइटिस बी और सी पूरे दुनिया में पाए जाते हैं और ये काफी ज्यादा कॉमन है और ये ए और ई से एकदम अलग है। ये ना तो सिम्टम्स करते हैं, ना तो आपको कोई लक्षण देते हैं, ना तो तुरंत चले जाते हैं। ये सालों साल आपके लीवर में रहते हैं और इसके बारे में आज बात करेंगे। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे क्यों हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ये टॉक क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं? क्योंकि हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग ये दोनों वायरस से जान गंवाते हैं। 80% से ज्यादा जो लीवर कैंसर होते हैं वो ये 2 वायरस के कारण होते हैं। और डरने की बात यह है कि 80% से भी ज्यादा लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके शरीर में ये वायरस घर गया है। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर हम ये टॉक से ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि ये 2 वायरस से हमें बचना चाहिए। अगर हम बात करें रशिया, स्पेन, टर्की, यूके जैसी कंट्रीज की, तो इवन उन कंट्रीज में 85 यानी 85% लोगों को पता ही नहीं है कि लीवर कैंसर का कारण वायरल हेपेटाइटिस बी और सी रहते हैं। 91% लोगों को तो पता ही नहीं है कि हेपेटाइटिस क्या है। 21% को या 21% को पता नहीं है कि कोई वैक्सीन है या नहीं है हेपेटाइटिस बी के बारे में, और 40% को पता नहीं है कि हेपेटाइटिस सी का परमानेंट क्योर पॉसिबल है। तो ये तो दूसरे देश की बात हो गई। अगर हम अपने देश अहमदाबाद, क्योंकि मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, अहमदाबाद में की हुई स्टडी की भी बात करें तो सिर्फ 1/3 लोगों को पता है गुजरात जैसे राज्य में कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है और सिर्फ 20% लोगों को वैक्सीन लगी हुई है। तो हम हमेशा ये बीमारी से
संक्रमित होने के लिए ससेप्टेबल रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी एक प्रकार का डीएनए वायरस है और जो हमको ए और ई की तरह खाने पीने से नहीं फैलता है। ये पूरे दुनिया का 10 से 15% का हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स हमारे देश में हैं और इवन हमारे देश में लीवर फेलियर और लीवर कैंसर का मुख्य कारण हेपेटाइटिस बी ही है। ये कैसे फैलता है? खून से फैलता है। अगर आप कहीं पे टैटू करवा रहे हो और नीडल क्लीन नहीं है तो फैलता है। बॉडी पियर्सिंग करवा रहे हो, नीडल स्टेरिलाइज नहीं है तो फैलता है। एक्यूपंक्चर जैसे प्रोसीजर्स में अगर नीडल साफ नहीं है तो फैल सकता है। एक गर्भवती महिला से उनके बच्चे में फैल सकता है। सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलता है और कई बार हमें नहीं पता होता है, पर जब टूथब्रश या रेजर जब शेयर करते हैं दो लोग तो उससे भी फैल सकता है। पर इन सब चीज़ों से नहीं फैलता है। अगर कोई किसी को हेपेटाइटिस बी है तो उनके साथ आप रह सकते हैं, उनके साथ सो सकते हैं, उनको हग कर सकते हैं, किस कर सकते हैं। अगर माता को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है, एक ही थाली में खाना खा सकते हैं, वो सब सेफ है, उससे हेपेटाइटिस बी नहीं फैलता है। अगर आपके शरीर में हेपेटाइटिस बी किसी ये कारणों से अंदर आता है शरीर में तो कोई सिम्टम नहीं देता है। बहुत कम लोग हैं जिनको बुखार वगैरह जैसे सिम्टम्स आते हैं, बाकी ज़्यादातर लोगों को सिर्फ मामूली सी थोड़ी वीकनेस रहती है और वो लीवर के अंदर घर कर जाता है और उसी के कारण हमको पता ही नहीं चलता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर वायरस है। और इवन सीडीसी के डेटा के अनुसार यानी यूएस के डेटा के अनुसार भी 3 में से 2 लोगों को पता नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस बी है। और अगर हमें पता नहीं है हेपेटाइटिस बी है हमारे शरीर में तो सालों साल वो लीवर के अंदर रहता है, अंदर से लीवर को डैमेज करता रहता है। अराउंड 30 साल के करीब वो लीवर के अंदर जब रहता है तो लीवर को अंदर से टोटली डैमेज करके फेल करता है, जिसे हम लोग सिरोसिस कहते हैं। और अगर उसे भी नहीं रोका गया तो लीवर का कैंसर भी कर सकता है। इससे कैसे पता चलेगा कि हमको हेपेटाइटिस बी है? तो एक साधारण सा टेस्ट है, हर जगह पे अवेलेबल होता है, वो है HBsAg यानी हेपेटाइटिस बी का टेस्ट। वो साधारण एक ब्लड टेस्ट होता है, उससे हमें पता चलता है हमारे शरीर में हेपेटाइटिस बी है या नहीं है। ये आइडियली सबको कराने चाहिए और उसके हिसाब से अगर आपको पता हो कभी भी कोई ऑपरेशन करवाता है तो ये रिपोर्ट्स हो जाती है। रूटीन हेल्थ चेकअप जो करवाते हैं उनके भी ये चेकअप में जनरली टेस्ट इंक्लूडेड होता है। पर 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट है जहाँ पे मैं स्पेसिफिकली स्ट्रेस करना चाहूँगा जिन्हें ये टेस्ट कराने चाहिए, वो है प्रेग्नेंट लेडी। क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी में अगर ये हेपेटाइटिस बी है तो ये अपने नेक्स्ट जनरेशन में स्प्रेड कर सकती है और उसे रोकने के लिए हर प्रेग्नेंट लेडी को अपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी HbsAg चेक करा लेना चाहिए। और दूसरा है स्टेरॉइड्स और कीमोथेरेपी। कोई भी बंदा जब स्टेरॉइड लेता है किसी भी कारणों से, कोई भी बीमारी के कारण या कोई कीमोथेरेपी ले रहे हैं किसी कैंसर के कारण, तो उनको हेपेटाइटिस बी चेक कराना चाहिए। क्योंकि अगर उनके शरीर में हेपेटाइटिस बी है और अगर हम ये दवाई लेते हैं तो हेपेटाइटिस बी लीवर को फेल कर सकता है, वो जागरूक हो जाता है और रैपिडली मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। हेपेटाइटिस बी से कैसे बचे? बहुत सेफ, बहुत इजी है, वो है वैक्सीन। ये वैक्सीन 99% इफेक्टिव है, 3 डोज में वैक्सीन अवेलेबल है, काफ़ी सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर जगह पे अवेलेबल है। 2002 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको गवर्नमेंट के इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के अनुसार सबको वैक्सीन दी जाती है, पर उसके पहले जो पैदा हुए हैं, उनसे बड़े लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनको ये वैक्सीन नहीं मिली है, उन सबको ये टेस्ट करवा के वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर कोई ये टेस्ट करा के वैक्सीन लगा सकता है। सिंपल सा एक इंजेक्शन होता है जो हाथ में लगता है, 3 डोज में होता है, 6 महीने के अंदर ये 3 डोज लगते हैं। तो हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए सबको ये टेस्ट करवाए, 3 डोज वैक्सीनेशन ले, जिससे हम लोग ये इसका ट्रांसमिशन आगे से रोक सकते हैं। उसका ही एक सिमिलर टाइप ऑफ वायरस है, वो है हेपेटाइटिस सी। ये एक आरएनए प्रकार का वायरस है। जब ये वायरस शरीर में आता है वो लीवर में डैमेज करता है, उसे वायरल हेपेटाइटिस सी कहते हैं। हेपेटाइटिस सी की बात करें तो 3% दुनिया की पॉपुलेशन को हेपेटाइटिस सी है और 50% लोग ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि ये हेपेटाइटिस सी से वो संक्रमित है।
इवन यूएस जैसे स्टेट में ब्लड से ट्रांसमिट होने वाली सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस बी की तरह ही ब्लड से फैलता है। तो कभी भी आईवी ड्रग यूज, जो आईवी ड्रग्स लेते हैं, जिनको बार बार इंजेक्शन लगते हैं, जिनको बार बार ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता आती है, उससे तो फैलता ही है। और टैटूइंग, पियर्सिंग, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो हाई रिस्क रहते हैं, उन सबसे भी हेपेटाइटिस सी फैलता है। इसमें हम लोग जो सबसे कॉमन देखते हैं वो है थैलेसीमिया के पेशेंट्स और डायलिसिस के पेशेंट्स, क्योंकि ये लोग होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। और कई बार जो ब्लड के चेक हुआ भी होता है, पर वो विंडो पीरियड में शायद चेक पिकअप ना हुआ हो और उनको हेपेटाइटिस सी लग सकता है। जैसे कि हेपेटाइटिस बी हमारे लीवर के अंदर सालों साल रहता है और डैमेज करता है, वैसे ही हेपेटाइटिस सी भी है जो लीवर के अंदर सालों साल रहता है। 20-25 साल पे वो लीवर को परमानेंटली डैमेज कर सकता है, और अगर उससे भी आगे टाइम पे वो कैंसर कर सकता है और लीवर फेलियर करके जान का भी जोखिम कर सकता है। तो हेपेटाइटिस सी से संक्रमित होने के बाद हमारे पास काफ़ी साल का समय होता है उससे पकड़ के उसको ट्रीट करने के लिए और लीवर को परमानेंटली बचाने के लिए। और उसके लिए भी जैसे हेपेटाइटिस बी का टेस्ट है, वैसे ही हेपेटाइटिस सी का भी टेस्ट है, जो सिंपल है, हर जगह पे अवेलेबल होता है। अच्छी बात हेपेटाइटिस सी के लिए ये अच्छी नहीं है कि उनके लिए वैक्सीन नहीं है। जैसे हेपेटाइटिस बी की हमने वैक्सीन लगा ली, हम प्रोटेक्ट हो गए। हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन ही नहीं है हमारे पास। तो हेपेटाइटिस सी लगती है, लगाने से हमको सिर्फ सेफ रहना जरूरी है। पर अच्छी बात हेपेटाइटिस सी के लिए है कि उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। 2015 के पहले हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल नहीं थी। सिर्फ 10 को मैं ट्रीट करूं तो सिर्फ 4 को ही सक्सेसफुली ट्रीट कर पाता था, और वो भी 1 साल तक हर हफ्ते साइड इफेक्ट वाले इंजेक्शन देने पड़ते थे। पर 2015 के बाद बहुत अच्छी रिसर्च के कारण अच्छी सी दवाई आ गई है जो दिन की सिर्फ 1 गोली लेनी रहती है, और वो भी सिर्फ 3 महीना। अगर 3 महीना वो गोली ले लेते हैं तो 99% चांस है कि आप वो बीमारी से परमानेंटली क्योर हो सकते हैं। वो दवाई बाकी देशों से ज़्यादा भारत देश में 1000 गुनी सस्ती भी मिलती है और सेफ भी मिलती है। अगर हेपेटाइटिस सी है तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये स्प्रेड ना हो। तो हम कैसे इसको स्प्रेड या ट्रांसमिशन बचा सकते हैं? एक तो किसी के साथ नीडल शेयर नहीं करनी चाहिए, ब्लड कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए, रेजर है, नेल क्लिपर्स है, टूथब्रश है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। हम कहीं पे भी जाते हैं नीडल पियर्सिंग के लिए तो ध्यान रखना चाहिए कि वो नीडल रीयूज नहीं हो रही है, और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको हेपेटाइटिस एक किसी के ब्लड से अगर इन्फेक्शन प्रिक हो जाता है तो एचआईवी से भी 10 से 100 गुना चांस है कि आपको हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन लग सकता है। तो ये ब्लड से काफ़ी इजीली स्प्रेड हो जाते हैं और हमें उनसे बचना चाहिए। अगर हम इतना ध्यान रखते हैं, इतनी अवेयरनेस करते हैं, इतने कैंपेन्स करते हैं, तो भी आप प्रैक्टिकली देखिए हम कब तक ये वायरल हेपेटाइटिस को भारत से मिटा ना सकते हैं, वो है 2080। तो हमको अभी और 60 साल लगने वाले हैं ये वायरल हेपेटाइटिस को दबाने के लिए, और उसके लिए सबके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे जो स्टेप्स मैंने बताए वो इग्नोर नहीं करने चाहिए। जिनको वैक्सीनेशन लगनी है वो वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, और चाहे कितने भी पेंडेमिक आ जाए, ये जो वैक्सीनेशन है वो पीछे नहीं होना चाहिए। और इसी के कारण इस बार का थीम रखा है वो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का हेप कांट वेट, क्योंकि ये बीमारी अंदर घर कर जाएगी और लीवर को डैमेज कर देगी। सो इसके साथ मैं अगर किसी के कोई प्रश्न है तो उसका जवाब दे सकता हूँ। कोई भी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी दर्शकों को भी मतलब काफी कुछ जानने को सीखने को मिला हेपेटाइटिस के बारे में। तो सर अभी हमारे पास काफी सारे दर्शकों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड कुछ लोगों का जो क्वेश्चन है दैट इज पर्टनिंग टू द वैक्सीनेशन। तो कुछ हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, जैसे आपने भी बताया अभी अपने प्रेजेंटेशन में कि 20% लोग ही गुजरात में दे आर ओनली वैक्सीनेटेड। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बचपन में जिनका वैक्सीनेशन छूट गया है। तो
वो लोग क्या करें जिनके बचपन में वैक्सीनेशन छूट गई? बिकॉज अभी रिसेंटली ही या फिर 10-15 साल पहले नेशनल वायरल इम्यूनाइजेशन स्कीम में आई हुई है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन। तो उनसे पहले जो लोग जन्मे हैं, तो व्हाट इज फॉर देम? अगर बचपन में किसी का छूट गया तो वो क्या करे? हाँ, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम लोग, मैंने डॉक्टर बनने के बाद अपना टेस्ट करवाया, हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया, और फिर मैंने वैक्सीनेशन करवाया। तो हर कोई एडल्ट, जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बोला कि आपको एज एज की कोई सीमा नहीं है इसके अंदर। आप कोई भी समय एक हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करवा लीजिए, और अगर वो नेगेटिव है तो वैक्सीन लगवा सकते हैं, और ये वैक्सीन काफ़ी सेफ है और इफेक्टिव है। ये वैक्सीन लगाने के बाद आपको हेपेटाइटिस लगने के चांस नहीं नहीं के बराबर रहते हैं। तो आप लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्टेड रहते हो उस बीमारी से। तो सबको लगा लेनी चाहिए, अगर नहीं है तो सबको, क्योंकि कहीं कभी ना कभी हेल्थ चेकअप के पैकेज में आप या कहीं ना कोई टेस्ट करवाते हो, उसके साथ एक ये HbA1c करा लेना है, कोई रहना एक्सपेंसिव टेस्ट चाहिए। नहीं है, और वो नेगेटिव है तो एक जनरल प्रैक्टिशनर से लेके फिजिशियन से लेके हर कोई ये वैक्सीन लगा सकता है। ठीक ठीक। तो सर, इसमें जो इम्यूनिटी बनती है हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन लगाने के बाद, तो सर ये क्या पूरे मतलब जिंदगी भर पेशेंट के साथ या फिर जो वैक्सीनेटेड उसके साथ रहती है, या फिर कुछ समय सीमा होता है कि उसके बाद आपको फिर से रिवैक्सीनेट करना पड़ता है, बूस्टर लेना पड़ता है? मतलब इम्यूनिटी कितना टाइम तक रहता है पेशेंट के साथ या फिर एक नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ? एक अगर डेटा ऐसा है कि एटलीस्ट 30 साल तो रहती ही रहती है, पर प्रैक्टिकली लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है। अगर आपने वैक्सीनेशन लगवाया है, 3 कोर्स कंप्लीट किए हैं, और वैक्सीन का रिस्पॉन्स आपको आया है, तो ये जनरली इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म रहती है। लॉन्ग टर्म। अगर आपको डाउट है, अगर समझो कि आपने वैक्सीन लगवाया है और आपको किसी कारण से कोई स्टेरॉइड लेने पड़ रहे हैं, या आपको कहीं पे ब्लड प्रिक हो गया है, तो आपको पता नहीं है, तो आप अपने टाइटर्स चेक करवा सकते हैं, और अगर वो टाइटर 10 के ऊपर आते हैं तो आप प्रोटेक्टेड हो और आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी हमारे नए नेक्स्ट दर्शक पूछते हैं, यदि अपेक्षित माँ हेपेटाइटिस बी या सी के रोगी है, तो नवजात में इस रोग का ट्रांसमिशन का खतरा कितना है और उसको कैसे कम किया जा सकता है? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी को हम लोग माँ से बच्चे में जाने के लिए रोकना बहुत आवश्यक है। अगर एक किसी माता को, यानी प्रेग्नेंट लेडी को हेपेटाइटिस बी है, तो वो कौन से स्टेज में है, वो रेप्लिकेटिंग स्टेज में है कि नॉन रेप्लिकेटिंग स्टेज में, वो हमें डिफरेंशिएट करना रहता है। अगर वो वायरस अगर रेप्लिकेटिंग स्टेज में है तो 80% से ज़्यादा चांस है कि बच्चे को रिस्क है कि हेपेटाइटिस बी होने का। अगर वो नॉन रेप्लिकेटिंग स्टेज में है तो 10% जैसा रिस्क रहता है माँ से बच्चे को जाने के लिए। इसीलिए हम लोग जब भी प्रेग्नेंट लेडी फर्स्ट टाइम विजिट में आती है तो हम लोग HbA1c चेक करवाते हैं, और अगर वो नेगेटिव है तो कोई गुंजाइश नहीं आगे की। पर अगर वो पॉजिटिव है तो हम लोग उनके खुद के ट्रीटमेंट के इंडिकेशन है या नहीं वो देखते हैं। अगर उनको खुद को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग उनको हर महीने फॉलोअप में रखते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आने के बाद उनको ट्रीटमेंट शुरू की जाती है, जिससे बच्चे को रिस्क लेस देन 1% हो जाता है। ओके। और जैसे ही नवजात शिशु का जन्म होता है उसको तुरंत ही वैक्सीनेशन लग दिया जाता है, और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। अगर ये दोनों लगाए जाते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान माँ को ट्रीटमेंट दी जाती है तो बच्चे को ट्रांसमिट होने का रिस्क बहुत कम है। बहुत कम। ठीक है सर। सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दर्शक पूछ रहे वो थोड़ा सोशल स्टिग्मा से रिलेटेड है। दर्शक हमारे पूछते हैं कि क्या हेपेटाइटिस बी या सी एक ही बर्तन को शेयर करने से, हाथ मिलाने से, गले लगने से फैल सकता है? मैंने बात की कि एक स्लाइड में कि हेपेटाइटिस बी ब्लड से जरूर फैलता है, पर सलाइवा से स्प्रेड होने का चांस नहीं के बराबर है। तो किसिंग, हगिंग, साथ में रहना, एक ही बर्तन में खाना, ये सब से नहीं फैलता है ज़्यादातर। अगर मैं हमारे क्लिनिक में जब भी पेशेंट्स आते हैं तो हम मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन है, मैं क्या उसके साथ खेल सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल खेल सकते हो। आप पूरे दिन उनका ध्यान भी रख सकते हो, उनको खाना भी खिला सकते हो, नला भी सकते हो, आप आपसे वो स्प्रेड नहीं होगा।
जस्ट इतना ही ध्यान रखना है कि उनको अगर कहीं पे उनका ब्लड स्पिल होता है तो ब्लीचिंग पाउडर से क्लीन कर दे। बाकी उनको नॉर्मली एक साथ घर में रहने में कुछ भी आपत्ति नहीं आनी चाहिए और कोई स्टिग्मेटाइजिंग नहीं होना चाहिए। नहीं होनी चाहिए, ठीक। और एक जो सामान्य सामाजिक जीवन एक आदमी का होता है, तो दैट आल्सो दे कैन हैव, आई मीन, नॉर्मल सोशल लाइफ, फैमिली Social लाइफ। life, a person can completely have a normal social life. They can live completely normally. Just इतना ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो स्पाउस है वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए और उनकी इम्यूनिटी प्रूव होनी चाहिए। जब तक उनको वैक्सीनेशन नहीं लगता है तब तक उनको इंटरकोर्स प्रोटेक्टेड रखना चाहिए बैरियर प्रोटेक्शन के साथ, जिसे कॉन्डम के साथ प्रोटेक्शन के साथ ही इंटरकोर्स रखना चाहिए। अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स जब तक वैक्सीनेटेड स्पाउस नहीं है तब तक नहीं रखना चाहिए। थैंक यू सर। हमारे नेक्स्ट दर्शक पूछते हैं, सर, मैं 6 साल से हेपेटाइटिस बी का दवाई ले रहा हूँ। डॉक्टर से सलाह से अभी मैंने दवाई बंद रखा है। आगे जाके मुझे फिर से चालू करना होगा कि मैं बिना दवाई के अभी ठीक हो जाऊंगा? ठीक है, देखो हेपेटाइटिस बी की दवाई जब भी हम लोग शुरू करते हैं तो हेपेटाइटिस बी गोली होती है जो ट्रीटमेंट में, और वो हम लोग काफ़ी लंबे समय तक देते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि वायरस उसके ब्लड से कंप्लीटली क्लियर हो गया है और बॉडी में उनके विरुद्ध एंटीबॉडी जनरेट हो रहे हैं, तब हम लोग ट्रीटमेंट बंद करते हैं। उसके बावजूद भी वापस आने का रिस्क रहता है और हम लोग मॉनिटरिंग में रखते हैं पेशेंट्स को। पर एक बार दवाई बंद की है तो उसका मतलब ऐसे ही रहा होगा, डॉक्टर ने देखा होगा कि एंटी HBS करके एक एंटीबॉडी होगी, वो उनके ब्लड में पॉजिटिव हो गई होगी। ओके, तो उनको डॉक्टर की सलाह की जरूरत पड़ेगी, मतलब डू ही, मतलब उनको उनको जरूरत भूल पड़ेगी नहीं उनसे? जाना है, उनको भूल नहीं जाना है। एटलीस्ट कम से कम 6 से 12 महीने पे एक बार ओके, डॉक्टर से फॉलो अप करके फॉलो अप करना। रिपोर्ट तो कराते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वायरस फिर से ब्लड में आता है, ये एक हेपेटाइटिस बी ऐसे प्रकार का वायरस है ना, वो ब्लड से चला जाता है तो ब्लड में भले पकड़ा ना जाए, पर जो ब्लड के इम्यून सेल्स है, लीवर के अंदर का जो डीएनए है, वहां पे वो चिपका रहता है एक CCC डीएनए बन के, और वो कभी जाता नहीं है। इसीलिए उसमें से कभी भी वायरस वापिस आ सकता है और उसका तोड़ अभी हमारे पास नहीं है जिसको हम लोग जड़ से मिटा सके। जैसे हेपेटाइटिस सी को हम लोग जड़ से मिटा सकते हैं, हेपेटाइटिस बी के लिए काफ़ी रिसर्च जारी है। प्रोबेबली नेक्स्ट 5-7 साल में ऐसी दवाई आ जाएगी, पर इन द करंट एरा हमारे पास ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि हम लोग उसको जड़ से मिटा सके, इसलिए हमेशा निगरानी में रहना जरूरी है। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हेपेटाइटिस एंड कोविड के रिलेटेड। दर्शक हमारे पूछते हैं, क्या हेपेटाइटिस के रोगियों को कोविड के दौरान कुछ स्पेशल सावधानी बरतनी चाहिए रिगार्डिंग दवाई लेना, ट्रीटमेंट? उनका आई थिंक वो पूछना चाहते हैं कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी का, तो कोविड के दौरान अगर वो इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उनको, या तो फिर नहीं? हाँ। कोविड की ट्रीटमेंट रूटीन देखिए, अगर आपको हेपेटाइटिस बी या सी है और अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोविड की फुल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है सब कर सकते हैं। जस्ट ध्यान रखिए कि हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट या सी की ट्रीटमेंट बीच में छूट ना जाए। अगर आप हेपेटाइटिस बी या सी की ट्रीटमेंट नहीं ले रहे और कोविड की ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं, किसी कारणों से स्टेरॉइड देने की ज़रूरत पड़ती है, टोसिलिजुमाब देने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है या नहीं उस वक्त असेस करते हैं लीवर के ऊपर पूरे टेस्ट करवा के, और कई बार हम लोग प्रोफाइलेक्टिकली हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर हेपेटाइटिस बी का कोई पेशेंट कोविड से इन्फेक्टेड है तो जरूरी ये है कि आप डॉक्टर को पूरा अपना केस प्रोफाइल बताएं। आप अगर ठीक भी हो चुके होंगे हेपेटाइटिस बी से या फिर सी से, आप डॉक्टर को एक बार बता दें कि आप हेपेटाइटिस अगर बी के ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे तो भी डॉक्टर को बताना बता जरूरी दे, है जरूरी पहले, है, क्योंकि वो वापस आ सकता है आ वायरस, सकता है। और वो अगर वापस आए और रैपिडली प्रोलिफरेट करता है तो मौका भी नहीं देगा ट्रीटमेंट को असर करने के लिए, और वो ट्रीटमेंट को फेल कर सकता है। इसलिए पहले से बता देना बहुत आवश्यक है। ठीक ठीक। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत में हेपेटाइटिस ई के लिए कोई टीका है? आई थिंक अभी मॉनसून का सीजन है, तो हाँ, एक दो दर्शक हमारे सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हेपेटाइटिस ई, जैसे आपने भी बताया कि इंडिया एंड बांग्लादेश में काफी प्रिवेलेंट है,
और स्पेशली मॉनसून के टाइम पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो वैक्सीन, आई थिंक देयर आर नो वैक्सीन, आपने बताया ऑलरेडी, आई थिंक ये क्वेश्चन आपने हेपेटाइटिस एड्रेस सी किया का है। कोई वैक्सीन इंडिया में नहीं है, बाहर अवेलेबल है चाइना में, बट अभी एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव एनी वैक्सीन फॉर हाँ हेपेटाइटिस ई। ठीक, ये आपने ऑलरेडी एड्रेस करिए क्या है आपके प्रेजेंटेशन में। जो नेक्स्ट हमारे दर्शक पूछते हैं, सर क्या हेपेटाइटिस कम हेपेटाइटिस बी वायरल लोड वाले पेशेंट दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं? देखो, संक्रमित तो कर सकते हैं, पर जितना ज्यादा वायरल लोड है ब्लड के अंदर, जितना वायरस ज्यादा है उतना रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा रहता है। जैसे ही मैंने एग्जांपल दिया कि एक प्रेग्नेंट लेडी में जितना वायरल लोड हाई होता है, बच्चे में जाने का रिस्क उतना ही ज्यादा रहता है। पर कोई भी मतलब कम से कम भी वायरल लोड हो, पर वो ट्रांसमिट तो कर ही सकता है, कर इसलिए ही वो सकते ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। हैं। ओके, तो सावधानी, कम वायरल लोड हो ज्यादा वायरल लोड हो, सावधानी सभी को बरतनी चाहिए ताकि वो आसपास के लोगों को इन्फेक्ट ना करे। सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, दैट इज पर्टनिंग टू डाइट एंड एक्सरसाइज। क्या हेपेटाइटिस रोगियों को खाने पीने में कोई सावधानी बरतनी चाहिए? डू यू, आई मीन, इज देयर एनी स्पेशल डाइट दैट यू वांट टू एडवाइस टू द पेशेंट्स और एक्सरसाइज? हाँ, देखो, हेपेटाइटिस बी जब हमारे शरीर में रहता है वायरस, तो हमें पता है कि वो लीवर को डैमेज कर सकता है। तो हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जो अलग से लीवर को डैमेज करे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ओबेसिटी करते हैं, लीवर पे चर्बी जमा हो जाती है, फैटी लीवर हो जाता है, तो ऑलरेडी हमारे शरीर में एक वायरस है और हम लोग चर्बी को अलग रीजन देते हैं, तो दो कारणों से लीवर को डैमेज हो सकता है। तो हम लोग उनको स्पेसिफिक गाइडलाइंस देते हैं कि आपका वजन बढ़ना नहीं चाहिए, फैटी लीवर नहीं होना चाहिए, ये नंबर वन। नंबर टू है अल्कोहल। अल्कोहल भी लीवर को डैमेज करता है, तो उन सबको जिनको हेपेटाइटिस बी है या सी है, जब तक क्योर नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अल्कोहल से दूर रहने की सलाह देते हैं। और तीसरा है जो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है, वो है दवाइयों से होने वाले लीवर के डैमेज। तो हम लोग कई दवाई या कई चूर्ण अनलाइसेंस प्रोडक्ट्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो सेफ है या हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, पर उसका कई बार हम लोग वो देखते हैं कि वो लीवर को डैमेज करते हैं। तो अननेसेसरी कोई पेन किलर या कोई इम्यून बूस्टर या कोई ऐसी कोई भी चीज़ दवाई नहीं लेनी है जिनकी उनको एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है। तो वजन नहीं बढ़ाना है, अल्कोहल नहीं लेना है, पेन किलर्स या कोई अननेसेसरी मेडिसिन नहीं लेनी, ये हर हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स को हम बताते हैं। ओके सर, ये हेपेटाइटिस सी के जो पेशेंट डायलिसिस में है, तो इनको कोविड के दौरान, बिकॉज ऑलरेडी दे आर वन ऑफ द हाई रिस्क ग्रुप ऑफ पीपल पेशेंट्स, तो उनको सर कोविड के दौरान कुछ ऐसी कुछ सावधानियां जो आप बताना चाहेंगे, या फिर उनमें रिस्क फैक्टर सामान्य लोगों की तरह ही है? एक दर्शक का क्वेश्चन था, ही इज आस्किंग फॉर हेपेटाइटिस सी एंड सी पेशेंट दोज आर ऑन डायलिसिस। हेपेटाइटिस सी पेशेंट अगर आप डायलिसिस पे है, तो क्योंकि मैंने बोला हेपेटाइटिस सी आजकल, एक ज़माने में हम लोग उससे बहुत डरा करते थे कि ये कैसे साफ करेंगे, और डायलिसिस के पेशेंट को हेपेटाइटिस सी दूर करना मतलब पॉसिबल ही नहीं लगता था हमें। पर जब से ये दवाई आ गई है, हम 3 महीने की कोर्स दवाई का कोर्स देते हैं और हेपेटाइटिस सी दूर हो जाता है। तो अगर आप डायलिसिस पे है और अगर आपको हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आता है, आरएनए पॉजिटिव आता है, तो कुछ नहीं, आप अपनी नॉर्मल पूरी ट्रीटमेंट चालू रख सकते हो। उसके साथ हम लोग हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट देंगे, 3 महीना देंगे, और वो ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वायरस चला गया वो प्रूव करेंगे, और वो खत्म होने के 3 महीने बाद भी हम लोग देखेंगे कि वायरस चला गया है, और उसके बाद हम आपको वापस नॉन हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव डायलिसिस मशीन पे शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, so thank you very much, sir. With that, you have almost answered all the questions from our audiences. So there are no more questions that I could see in the chat box. So sir, once again, from the core of my heart, on behalf of Liver Care Partnership, I thank you for your time to make us understand about the various aspects of viral hepatitis. और साथ ही साथ मैं अपने सभी दर्शकों को भी लिवर केयर पार्टनरशिप की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आपने आपका कीमती वक्त निकाला, और हमारे आगे के फेसबुक लाइव प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो लेट अस ऑल टुगेदर मेक ए हेपेटाइटिस फ्री वर्ल्ड, दो इट इज ए डिस्टेंट रियलिटी। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 2080 तक, जो अभी सर ने भी बताया, अगर वही सब चीज हम फॉलो करें तब भी 2080 तक हम हेपेटाइटिस मुक्त भारत देख सकते हैं।
but somewhere we have to start. कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी चाहिए. So let us start it from today itself. So let us together make a hepatitis free world. Let us initiate, because hepatitis can't wait. So with that, I take a leave today, but keep following Liver Care Partnership and take care of yourself and your family members. Good night. Thank you. Thank you, sir.